Dear students, welcome back to second lecture of chapter 3 elasticity of demand। आज जो है हम करने वाले हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लास्ट टाइम हमने टाइप्स देख लिए थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कितने टाइप्स है उसके, उस टाइप्स के अंदर कितने सब टाइप्स हैं हमने देख लिए, कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। आज जो हम देखेंगे वो है फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने देखा ना टाइप्स में क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड यूनिटरी डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब जो हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिमांड्स। ओके, नाउ पहला आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब होता है हमको पता है कौन सी कमोडिटी को हम किसके अंदर कितनी सारी कैटेगरीज में हमने डिवाइड करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ तो हमारी कुछ नेसेसिटीज़ होती है, हमारी कुछ आउट ऑफ हैबिट्स होती है, हमारी कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि हम लग्जरी होते हैं उसको खरीदते हैं। तो ये जो नेसेसिटीज़ और लग्जरीज होती है ना, इसको नेचर ऑफ गुड्स बोला जाता है। नाउ by nature we can classify commodities as necessaries, comforts and luxury goods। comfort के लिए, luxury के लिए हम कुछ goods लेते हैं, necessities के लिए लेते हैं। डिमांड फॉर नेसेसरीज लाइक फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब डिमांड जो होती है इन गुड्स की, कौन से गुड्स की डिमांड, ये जो हमारे गुड्स होते हैं जिसको हम सॉर्ट ऑफ नेसेसरीज के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, मेडिसिन हो गए, तो इनकी डिमांड जो है वो क्या होती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स लाइक कार्स, परफ्यूम, फर्नीचर डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। पहले तो हम देख लेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है, जहाँ पर हमने देखा था ईडी इज लेस देन 1 और इलास्टिक में हमने क्या देखा था, ईडी इज ग्रेटर देन 1। यानी कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में, प्राइस में चेंज आया है जिसकी वजह से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। अब अगर समझ लो मेडिसिन के प्राइस कम हो जाएंगे तो क्या है, आप एक साथ ज़बरदस्ती जाकर एक साथ ज़्यादा मेडिसिन खरीदोगे? नहीं, आपको जब मेडिसिन की ज़रूरत होगी तभी खरीदोगे, नेसेसिटी है वो हमारी, राइट। रिलेटिवली इनइलास्टिक में हमने देखा था वेर इन ईडी इज लेस देन 1, जहाँ पर एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा, इफ़ देर इज़ अ 50% फॉल इन प्राइस, इफ़ देर इज़ अ 50% फॉल इन प्राइस, सिर्फ 25% उसकी क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने नेसेसरी के हिसाब से फूड ग्रेन्स को थोड़ा सा ज़्यादा परचेज कर लिया होगा। अब अगर आपकी 12th इको की टेक्स्ट बुक है, आपको पता है कि उसका प्राइस जो है वो कम है, तो क्या आप 10-15 इको की टेक्स्ट बुक खरीदोगे? आपकी नेसेसिटी क्या बोलती है, सिर्फ एक ही खरीदना है आपको। मेडिसिन है, डायबिटीज़ की मेडिसिन है, आपको खरीदना है, क्या ज़बरदस्ती एक साथ बहुत सारे डायबिटीज़ की मेडिसिन खा लेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं, राइट। हाँ, हम कुछ उसको खरीद कर रख सकते हैं एक दो ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है क्वांटिटी डिमांड में, इसीलिए उसको बोला जाता है ईडी इज़ लेस देन 1 विच इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब अगर हम बात करेंगे कंफर्ट्स या लग्जरी गुड्स की, जैसे कि कार्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, ठीक है, इसकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, जहाँ पर इफ़ देर इज़ अ 50% फॉल इन प्राइस, देर इज़ अ 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जहाँ पर किसी का प्राइस अगर कम होता है तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या करते हो, बढ़ा देते हो। तो ये कंफर्ट्स एंड लग्जरियस गुड्स में ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। किसी भी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है अगर मार्केट में उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर मार्केट में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस भी है, शुगर कैन जूस भी है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप गए बाहर कुछ ठंडा ठंडा जूस पीने के लिए। अब अगर आपका फंडा ये था कि मुझे कुछ ठंडा पीना है, आपने सोच लिया चलो धूप ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसलिए लेमन जूस पीना है, लेकिन कहीं ना कहीं लेमन जूस का ऑप्शन आपको दूर तक अवेलेबल नहीं मिला, तो आपने शुगर केन जूस जो है वो भी पी लिया, राइट। तो इसमें क्या होता है, डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इज मोर इलास्टिक, but commodities having no close substitutes like salt, the demand will be inelastic। ऐसी commodity इनको हम मोनोपोली गुड्स बोल सकते हैं। अब सॉल्ट के बदले ऐसा क्या ऑप्शन है जो आप खाने में डाल सकते हो टू गेट द टेस्ट और टू गेट द फ्लेवर ऑफ द फूड दैट यू आर ईटिंग? सॉल्ट का तो कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, तो इसीलिए उसकी जो डिमांड है वो क्या है, इनइलास्टिक है। उसकी डिमांड जो है वो क्या है, इनइलास्टिक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूजेस।
सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड, मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड। वो गुड्स जिसका सिंगल यूज ही हो सकता है उनकी डिमांड क्या हो सकती है, जो वन टाइम यूज के गुड्स हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, और वो गुड्स जिनके मल्टीपल यूज होते हैं उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हैबिट्स, habits make demand for certain goods relatively inelastic, for example addicted goods and drugs। relatively inelastic का मतलब ये होता है जहाँ पर प्राइस के बढ़ जाने से क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं हुआ है, उसको हम रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं। तो जो हमारी हैबिट्स होती है, तो आउट ऑफ हैबिट भी हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर वो गुड्स जिनकी आपको एडिक्शन हो खरीदने की, या फिर ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, तो वो भी क्या होता है, आउट ऑफ हैबिट्स यू आर परचेजिंग इट। नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। ड्यूरेबल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो कि लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं बेसिकली वो। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो ये जो है वो क्या है, ये लॉन्ग टर्म तक रहने वाले। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी, जिसका कंजम्पशन जल्दी करना होता है वरना वो खराब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वेजिटेबल्स, तो ये पेरिशेबल गुड्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कंजम्पशन आपको जल्दी करना पड़ता है, आप ज़्यादा टाइम तक उसको रख नहीं सकते हैं स्टोर करके, इसलिए इनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। Next we have is complementary goods. Demand for a commodity which is used in conjunction with other commodities to satisfy a single want is relatively inelastic. अब ऐसे कमोडिटी की डिमांड जो कि एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमको चाहिए दूसरे गुड्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट मे लीड टू राइज इन द डिमांड फॉर सिम कार्ड्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कार एंड फ्यूल। एक का दाम अगर कम हुआ, जैसे कि फ्यूल का दाम कम हो गया, तो आपने क्या किया, आपकी डिमांड कार्स के लिए क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपकी एक सिंगल वांट है लेकिन दो कमोडिटीज़ है जो सेटिस्फाई कर रही है। कार बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, पेन बिना इंक के तो चलेगी नहीं, राइट। तो ये होता है, इसीलिए इसका डिमांड जो है वो क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है। नेक्स्ट वी हैव इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम। अगर इनकम ज़्यादा है तो उसकी डिमांड हमेशा क्या होगी, इन इलास्टिक ही रहेगी। द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एन एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस। व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्सट्रीम रिच पर्सन, एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान और एक बहुत ज़्यादा गरीब इंसान की अगर हम बात करें, तो प्राइस चेंज होने की वजह से उनकी डिमांड पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होने वाला है। ओके, अर्जेंसी ऑफ नीड्स। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। कुछ ऐसे गुड्स है जिसकी आपको नीड बहुत अर्जेंट होती है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, अर्जेंटली यू नीड सम मेडिसिन, राइट, तो उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन। लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। वो गुड्स जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लग्जरी गुड्स, बार बार उसकी ज़रूरत थोड़ी पड़ती है हमको, तो उसकी डिमांड जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक है। नेक्स्ट वी हैव इज टाइम पीरियड। Elasticity of demand is always related to period of time. It varies with the length of time period. Generally speaking, longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand and vice versa. This is because the consumer can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitutes of the commodity. तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है टाइम पीरियड की, जहाँ पर हमको बोला जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड से हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेट होता है। इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड। जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या होगी, चेंज होगी। जनरली स्पीकिंग, लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी। जितना लंबा टाइम स्ट्रेच होते जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बढ़ते जाएगी या चेंज होते जाएगी। This is because the consumer can change the consumption habits in the long run in favor of the cheaper substitutes of the commodity. अब क्यों ये टाइम पीरियड के साथ वेरी करती है, डिफर करती है, चेंज होती है? क्योंकि चांसेस है ना कि हम चीपर सब्सटीट्यूट्स को ज़्यादा देखेंगे। अगर उसके सब्सटीट्यूट में कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है जो हमको कम में मिल रहा है तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और कोई भी कंज्यूमर की हैबिट लॉन्ग रन में चेंज हो ही जाती है। आप जो बचपन में थे वो अभी भी हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। बचपन की हैबिट्स प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, अभी आप बड़े हो गए, अभी आपकी हैबिट्स प्रेफरेंसेस चेंज हो गई। तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड में क्या होता है, बेसिकली चेंज होने की वजह से आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी क्या होती है, बढ़ती या घटती जाती है। Next is proportion of expenditure. If the proportion of expenditure in a person's income is small, then demand for the product is relatively inelastic. अगर एक्सपेंडिचर में किसी तरीके का चेंज आया है, proportion of expenditure in a person's income is small, यानी कि
यहाँ पर क्या है, आपकी इनकम जो है वो क्या है, कम है, देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, तो डिमांड अपने आप इनइलास्टिक हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, इफ प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. अब एक न्यूज़पेपर को अगर आप 20 रुपये में बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि हमारे पास सब्सटीट्यूट ऑप्शन अवेलेबल है, हम अपने फ़ोन से देख सकते हैं, राइट. या फिर न्यूज़ चैनल पे आप न्यूज़ देख लो, न्यूज़पेपर की क्या ज़रूरत जो 20 रुपये में मिल रहा होगा. तो उसे इसीलिए बोला गया है कि आप इनकम कम है तो आप इतने ज़्यादा खर्चे थोड़ी बढ़ाने वाले हो अपने कि 20 रुपये का न्यूज़पेपर जाकर खरीद लो आप, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सन्स इनकम इज बेसिकली वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है. ओके, द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव फॉर टुडे इज इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट रोल डज इट प्लेज. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ ED is of great importance to producers, farmers, workers and the government. तो ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए, जो फार्मर्स होते हैं, गवर्नमेंट है, वर्कर्स है, इन सब के लिए ED बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लॉर्ड केन्स कंसिडर दिस कॉन्सेप्ट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल. तो लॉर्ड केन्स का कहना है कि अल्फ्रेड मार्शल ने ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हमारे इकोनॉमिक्स में. सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशन. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमको तब समझ में आएगा जब हम आगे के इसके इंपॉर्टेंस जो है हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है और क्यों है, जब हम इसको समझेंगे अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसकी क्यों ज़रूरत हमको है. प्रोड्यूसर जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज़ टू सेल. अगर आप भी एक प्रोड्यूसर हो, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ बेचना चाहते हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेट करना होता है. फॉर दिस पर्पज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट, और इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़रूरी हो जाता है. इफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक ही विल फिक्स अप अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा. अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है मार्केट में तो वो और ज़्यादा हायर प्राइस उसके लिए क्या करेगा, फिक्स करेगा. Concept of elasticity of demand is also useful to a monopolist to practice price discrimination. अब एक monopolist के लिए जिसको price discriminate करना होता है तो उसके लिए भी ये जो concept है elasticity of demand का बहुत ही ज़रूरी है. Next it is importance to government. Taxation policy जब government बनाती है तो it is based on the concept of ED. Those commodities whose demand is relatively inelastic will be taxed more because it will not affect the demand much and vice versa. रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है बेसिकली, देखो 50% अगर किसी का प्राइस चेंज किया आपने, 50% प्राइस कम किया तो क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ 25% चेंज आया, ज़्यादा चेंज नहीं आया. तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो कमोडिटी जिसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देती है. क्यों, क्योंकि वैसे भी उसकी क्वान्टिटी डिमांड में कोई फ़र्क चेंज नहीं पड़ने वाला है. इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग, द कंसेप्ट ऑफ ED इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस. Factor of production for which demand is relatively inelastic can command a higher price as compared to those having elastic demand. For example, workers can ask for higher wages if the demand for the product produced by them is relatively inelastic. तो बेसिकली यहाँ पर फैक्टर प्राइसिंग की बात करें तो बात चल रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसमें से एक एग्जाम्पल लिया गया है हमारे पास यहाँ पर वर्कर्स का. तो वर्कर्स जो है ज़्यादा वेज मांगेंगे, किसके लिए, क्यों ज़्यादा वेज मांगेंगे, अगर हमको ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर में वर्कर्स जो लेबर का काम करते हैं, अगर ऐसे प्रोडक्ट में हम काम करें जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी वेजेस को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. नाउ इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड. नाउ द कंसेप्ट ऑफ ED इज यूजफुल टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड जब हम करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसके लिए ED हमारी हेल्प करता है. Countries exporting commodities for which demand is relatively inelastic can raise their prices. For example, OPEC have increased the price of oil several times. OPEC ने क्या किया है, ऑयल के प्राइसेस कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए. क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है. कंसेप्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री. तो एक कंट्री की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी बनाने के लिए भी जो है वो ये हमारा कॉन्सेप्ट ED का जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो काम आता है.
Next we have is public utilities. In case of public utilities like railways which have an inelastic demand, government can either subsidize or nationalize them to avoid consumers exploitation. पब्लिक यूटिलिटी जैसे कि रेलवेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है और दे कैन नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बेसिकली ईडी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर क्या होता है, काम आ सकता है. सो दैट इज हाउ ईडी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली टू द प्रोड्यूसर, नॉट ओनली टू द वर्कर, नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट बट टू द सोसाइटी एट लार्ज. इट इज हेल्पिंग आउट. ओके, नाउ with this बच्चों we have completed a chapter 3b, that is elasticity of demand. Now moving ahead with the exercise, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है मुझे, ये केबीसी कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट एक्स एक्सिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व. हमने देखा था लीनियर डिमांड कर्व, पहले देखते हैं लीनियर डिमांड कर्व. ये था हमारा, तो ये प्राइस था हमारा, राइट, वाई एक्सिस पे. यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड था हमारा, ये एक्स एक्सिस था हमारा, राइट. तो इस तरीके से एक स्टीपर कर्व हमने बनाया था जहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया था कुछ पॉइंट्स में. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर याद होगा आपको क्या था, एक्स एक्सिस पर हमारा प्राइस 0 होता है. एक्स एक्सिस पर हमारा प्राइस जो है वो क्या होता है, 0 होता है. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वंस अगेन फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. ओके, ये हमारा, ओके, आई विल ड्रॉ इट हियर. ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है. अब यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक ये हमारा डिमांड कर्व है जिसको हमने डिवाइड किया था अलग अलग पॉइंट्स में, राइट. ऐसे 5 पॉइंट में हमने डिवाइड किया था, जहाँ पर कहीं पर ईडी वर्स इज इक्वल टू 0, इज ईडी वर्स लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ये हमने देखा था. अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस यानी कि बी पॉइंट की बात कर रहे हैं हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ये हमारा जो पॉइंट बी आता है उसकी बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था ईडी इज इक्वल टू 0. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या होती है, 0 होती है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट वाई एक्सिस इज इक्वल टू, वाई एक्सिस पर क्या था हमारा प्राइस जो था वो वाई एक्सिस पर अगर आपको याद होगा तो इट वॉज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वेर इन ईडी वॉज इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ईडी हमारा क्या था, इन्फिनाइट था. नाउ डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. चलो बनाकर देखते हैं. डिमांड कर्व जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है. ये प्राइस ओरिजिनल, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस है. तो डिमांड कर्व डी डी यहाँ पर मैं लिख दूंगी, एक्स एक्सिस से पैरेलल है. ये क्या बोल रहा है, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो व्हेनेवर देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, याद रखना उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसको हम बुलाते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ओके, नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड कर्व इज, percentage change in quantity demanded is more, percentage change in quantity demanded is more. तो याद रखना whenever it is more that means ED is greater than 1. अगर ED जो है it is greater than 1, let us just try to make it in the form of a diagram. Percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price. ओके, तो कहीं ना कहीं इसका जो हमारा डिमांड कर्व आया था इट वॉज फ्लैटर, इट वॉज अ फ्लैटर डिमांड कर्व क्योंकि मोर दिया है. तो यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड समझ लो ये क्यू है और ये Q1 है और प्राइस में P1 है. अगर प्राइस इतना कम होता है और क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा बढ़ता है हमारा, दैट इज़ अ फ्लैटर डिमांड कर्व, दैट गिव्स यू अ फ्लैटर डिमांड कर्व.
ओके, ईडी इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ, ईडी जो है वो जीरो होता है, जीरो कब होता है, कौन से केस में होता है, जीरो हो जाता है व्हेन इट कम्स टू नेसेसिटीज, ईडी इज इक्वल टू जीरो परफेक्टली इन इलास्टिक व्हेन इट कम्स टू नेसेसिटीज, तो नेसेसिटीज के टाइम पे ईडी इज जीरो। ओके, next give economic terms, degree of responsiveness of quantity demanded to change in income only, whenever it is talking about change in income only, it is only known as income elasticity of demand, income elasticity of demand. Let us just write these economic terms here. Okay, the answer to this was necessities, to this is income elasticity of demand. Next, degree of responsiveness of a change in quantity of one commodity due to a change in the price of another commodity. One and another, दो अलग अलग की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं, सब्सटीट्यूट्स हो सकते हैं, तो दिस इज क्रॉस elasticity of demand. DD is for demand. Okay, degree of responsiveness of change on quantity demanded of a good to a change in its price, simple है, it is price elasticity of demand. Now, elasticity resulting from infinite change in quantity demanded, infinite change, nothing but perfectly elastic demand, perfectly elastic demand. Elasticity resulting from a proportionate change in quantity demanded due to a proportionate change in price, यानी कि ED is equal to 1, that was for unitary, that was for unitary elasticity, unitary elasticity. So that is how you are supposed to tell what exactly do we mean by the statements, और कौन से exact सही terms है जो यहाँ पर fit बैठते हैं, economic terms देने हैं. ओके, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जहाँ पर ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, तो ईडी इज इक्वल टू जीरो कहाँ होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में होता है, कहाँ पर होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में होता है. ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो आता है हमारा, दैट इज फॉर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि स्टीपर डिमांड कर्व रिलेटिवली इन इलास्टिक में आता है, स्टीपर इज फॉर सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ईडी जो आता है हमारा, ईडी जो आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, इट इज़ ऑलवेज यूनिटरी. ओके, नॉट इलास्टिक, इट इज़ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है. स्टीपर डिमांड कर्व जो आता है वो हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक में फ्लैटर आता है, रिलेटिवली इलास्टिक में फ्लैटर आता है. ओके, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, लीनियर कर्व, और कॉन्वेक्स जो है वो हमारा कॉन्वेक्स आता है यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर्व्ड लाइन डिमांड कर्व. ओके, यहाँ पर कर्व्ड लाइन होता है या कॉन्वेक्स होता है, दैट इज फॉर नॉन लीनियर. ओके, पेन एंड इंक, टी और कॉफी अगर सब्सटीट्यूट्स है तो पेन एंड इंक हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पेन एंड इंक इज कॉम्प्लीमेंट्री. रेशियो मेथड, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट ये हमने किया था पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, yes, point or geometrical method, point or geometrical method. Okay, next that we have is assertion and reasoning. Okay, let us go through this. assertion and reasoning, इसको solve कैसे करते हैं. assertion basically एक statement होता है, दूसरा जो reason दिया होता है. okay, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जो असर्शन यानी जो स्टेटमेंट दिया है, पहले तो स्टेटमेंट को समझो क्या है. अब रीजनिंग जो है, अब वो स्टेटमेंट को समझने के बाद ये देखो वो स्टेटमेंट सही है या गलत है. फाइंड आउट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. सिंपल, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है. ओके, अब रीज़न जो है, वो रीज़न जो है वो सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स. अब देखो ये रीज़न जो है वो स्टेटमेंट के लिए सही दिया है या नहीं दिया है. पहले तो स्टेटमेंट सही है गलत है, रीज़न जो है वो सही है गलत है. अब जो तीसरा देखना है वो रीज़न जो है उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए दिया है, वो सही है या गलत है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स दैट वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर वेरिएबल. ये तो बिल्कुल सही दिया है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करती है, इट इज़ एक्सप्लेनिंग दैट, बताती है हमको कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इन्फ्लुएंस होता है. सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू. रीजनिंग, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ अ प्राइस एंड चेंजेस इन अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड. कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है हमको, इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड चेंजेस इन अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड.
प्राइस के साथ साथ अदर फैक्टर्स में भी क्या होते हैं, चेंज आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्या ये स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसने एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल की बात किया, इसने सीधा सीधा प्राइस और दूसरे फैक्टर्स का डिमांड पे अफेक्ट होने की बात किया। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट, a change in quantity demanded of one commodity due to a change in the price of other commodities cross elasticity। क्या ए सही बोल रहा है हमको? ओके, ए क्या बोलता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, किसी एक के प्राइस में चेंज आया, दूसरे की क्वांटिटी में चेंज आया। ठीक है, एक के प्राइस में चेंज आया, दूसरे की क्वांटिटी में चेंज आया। ये तो सही है, ट्रू है। रीजनिंग, चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम लीड्स टू अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम नहीं, यहाँ बात सिर्फ प्राइस की चल रही है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो आ रहा है वो इसका सही रीजन हो ही नहीं सकता। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इसका सही रीजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए क्या है, सही है, लेकिन वो आर जो है वो गलत है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आई होप वी आर क्लियर। ओके, नेक्स्ट दैट वी हैव इज assertion and reasoning 3. Degree of price elasticity is less than 1 in case of relatively inelastic demand. Relatively inelastic में ED is less than 1, ये सही है। Reasoning, change in demand is less than change in price. Change in demand is less than change in price. तो ED का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं याद करो, 50% अगर प्राइस हमने घटा दिया, 25% डिमांड ही बढ़ी है, यानी कि ईडी से ज़्यादा नहीं बढ़ी है, राइट, प्राइस से ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो प्राइस से ज़्यादा नहीं बढ़ी यानी कि डिमांड कम है हमारी प्राइस से। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो परफेक्ट फिट बैठता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के लिए। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व आर असर्शन एंड रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट दैट वी हैव इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड कर्व। तो हमको यहाँ पर डिमांड कर्व को देखकर ध्यान में रखते हुए समझना है कि विच इज द करेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स डायग्राम। ओके, वाई एक्सिस से पैरेलल है डिमांड कर्व तुम्हारा डी डी, तो दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक, जहाँ पर ई डी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ई डी इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस से पैरेलल है डिमांड कर्व, ED is equal to infinite. Why? Because it is perfectly elastic. This is perfectly elastic. Okay. Then next that we have is demand curve, which is a rectangular hyperbola. Somewhere this is proportionate change in quantity is equal to proportionate change in price. So ED is equal to 1, which is unitary elastic. This is unitary elastic. Next is, okay, a small change in price leads to a huge change in the quantity demand. So that is relatively elastic. तो यहाँ पर ED is greater than 1, which is nothing but relatively elastic. This is relatively elastic. So you need to understand the diagram बच्चों, and then you are supposed to define the degrees of elasticity. कौन सा elasticity of demand है, किस तरीके से, जो हमने प्रीवियस लेक्चर चैप्टर अपना पार्ट 1 में जो हमने किया है, आप उसको अच्छे से समझ लो तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व किया गया है समझकर। ओके, in the following diagram, AE is the linear demand curve of a commodity. On the basis of given diagram, state whether the following statements are true or false. ओके, हमको ये डायग्राम दिया है, लीनियर के ऊपर बनाया गया है, जहाँ पर हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके ओके, डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब बच्चों ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप इसको अच्छे से इत्मीनान से बैठकर सॉल्व करोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जाके आपको इसके सही आंसर जो है वो
मिलेंगे, क्योंकि हमने, अगर याद होगा आपको, तो हमने सॉल्व किया था लीनियर नॉन लीनियर के ऊपर किस तरीके से कैलकुलेट होता है अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट, राइट। तो ये पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप मान कर चलो कि ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए से लेकर ई तक जो है ना, ए से लेकर ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ये है या नहीं, जहाँ तक आपको याद होगा, सॉरी यहाँ पर पूछा जा रहा है पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक है या नहीं, तो इसके लिए तो हमको जितने भी फॉर्मूलेज है सबके क्या करने पड़ेंगे, फॉर्मूले जो है बच्चों वो अप्लाई करने पड़ेंगे। फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद ही आप इसको सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अगर ए से लेकर ई तक की लाइन को हम मान कर चलते हैं, ए 8 सेंटीमीटर है, अगेन सेम एग्जांपल लेंगे 8 सेंटीमीटर वाला, तो उसी के बेसिस पर आप पूरे सम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पर आपको पता चल जाता है कौन से पॉइंट पर आपकी डिमांड जो है वो क्या होती है। ओके, समवेयर आई गेस आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, यहाँ पर ED is equal to 0 at point C. At point C, it is ED is less than 1. ED is less than 1. Here ED is equal to 1. यहाँ पर ED is greater than 1 and यहाँ पर ED is equal to infinite. ओके, ये जो मैंने सॉल्व किया था उसके बेसिस पर यहाँ पर आया है। अब हमको पूछ रहा है कि डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जो होता है बच्चों, उसका क्या हमको याद रखना है, इलास्टिसिटी ED उसका ग्रेटर देन 1 होता है। ये तो लेस देन 1, तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है, तो अल्टीमेटली द आंसर हियर कम्स इज फॉल्स। नाउ डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है वो पॉइंट D है, क्योंकि ED इज इक्वल टू 1। याद है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी कि इक्वल रहेगा। 50% प्राइस घटा दिया, 50% डिमांड बढ़ गई, इक्वल तो पॉइंट D पर है, ये पॉइंट B के बारे में पूछ रहा है, तो अगेन दिस इज फॉल्स। यू हैव टू गिव योर रीजंस आल्सो, राइट, व्हाई इट इज फॉल्स। तो यू हैव टू मेंशन कि हमने जिस तरीके से उस डायग्राम के नीचे एक्सप्लेनेशन देखा था ना, आपको इसी तरीके से हर एक स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देना होगा। नेक्स्ट, डिमांड एट पॉइंट D इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, पॉइंट B इज इनइलास्टिक। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट D पर बोला है परफेक्टली इनइलास्टिक, नो दैट इज रॉन्ग। परफेक्टली इनइलास्टिक तो ये है हमारा पॉइंट E, तो पॉइंट D नहीं, फॉल्स है ये। नाउ डिमांड एट पॉइंट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इनफाइनाइट है, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ हमने जो अपने टेक्स्ट बुक में सॉल्व हुआ है उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देखा था एंटायरली, तो अभी आपको सिर्फ रीजन यहाँ पर ये मेंशन करना है कि क्यों पॉइंट C के ऊपर जो दिया हुआ है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। तो आप इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को एक्सप्लेन करोगे, आप बताओगे रिलेटिवली इलास्टिक इज ED इज ग्रेटर देन 1, पॉइंट C पर ED इज लेस देन 1 दिया है, जो कि आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। दैट इज द रीजन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन, उसके साथ आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। So with this बच्चों, we have completed our chapter 3B and in the next lecture I'll be meeting you all very soon। तो जल्दी मिलते हैं हम आपसे और हम स्टार्ट करेंगे अपना chapter 4 which is your supply analysis। डिमांड तो देख लिया, प्राइस का क्या इन्फ्लुएंस होता है डिमांड के ऊपर, और उसी के साथ साथ हमने अदर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स भी देखे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा है कि किस हद तक चेंज आता है डिमांड के अंदर अगर प्राइस में चेंज आता है। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस। इसका लॉ ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन एक इंपॉर्टेंट लॉ आने वाला है, लॉ ऑफ सप्लाई। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप उस लेक्चर को अटेंड करें, मिस मत कीजिएगा हमारा लेक्चर। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।